ठीक है ना। देखिए, एक्सक्लूशन फ्रॉम रियल एजेंडा, इसका क्या मतलब है? पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना क्यों की गई थी? कि गांव के लोग मिलकर अपनी समस्याओं को हल करेंगे। और हुआ क्या है? राजनीति इतना ज्यादा प्रवेश कर गई है कि गांव के लोग अपनी समस्याओं पे नहीं कंसंट्रेट कर रहे हैं। वो लोग क्या हो गए हैं? बड़े लोगों की एंट्री के कारण जो है उनसे संबंध बनाना, उनके हिसाब से अपना काम करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आज पंचायती राज सिस्टम जो है वो अंबेडकर जी की बात को बिल्कुल सच साबित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है कि पंचायती राज सिस्टम ने कास्ट जाति व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर दिया है गांव में। और ये एक समस्या है। वास्तविक प्रॉब्लम को दूर करने के स्थान पर जाति के आधार पर, एमपी या एमएलए से अपने संबंध बढ़ाने के आधार पर फैसले होने लगे हैं कि कौन किसका खास आदमी है, इस पे ज्यादा जोर होता है। अगर उसी जगह के कोई एमएलए है वो मंत्री बन गए तो उनका खास बनने के लिए अपने गांव के हितों को छोड़ने के लिए तत्पर हैं लोग कि जो वो कहेंगे वही हम करेंगे। वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अपनी जात पर कंसंट्रेट होता चला गया है कि हमारे मोहल्ले के, हमारी जात के हैं तो हम इन्हीं को वोट देंगे। तो ये सारी चीजें जो है बुराई बनकर जो है सामने आ गई हैं। यह देखा गया है कि प्रभावशाली जातियां सत्ता पर कब्जा कर लेती हैं, जिससे वंचित और कमजोर वर्ग लगातार हाशिए पर रखा जाता है। मतलब जो पावरफुल कास्ट हैं उनका ही वर्चस्व अभी भी पंचायतों में बना हुआ है, और जो कमजोर जातियां हैं, जो संख्या में कम है, पैसे धन बाहुबल में कम है, वो अभी भी पंचायतों में साइडलाइन किए हुए हैं। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। इतनी सारी समस्याएं हैं, अब क्या करना होगा? कुछ कोशिश की जाए समाधान की। क्या कर सकते हैं? तो जैसे जैसे समस्याएं हैं उसी पॉइंट के आधार पर जो है समाधान भी आएंगे। ठीक है, तो लिखिए, पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए समाधान। क्या समाधान हो सकते हैं? पहला समाधान है इन लिविंग ग्राम सभा, ग्राम सभाओं को जीवंत बनाना। बिना ग्राम सभा को मजबूत किए कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वास्तविक सत्ता अगर ग्राम सभा के पास चली गई तब जो है पंचायतों के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो वहां के सरपंच हैं, प्रधान हैं, वो अपनी मनमानी करने से बाज आ जाएंगे। है कि नहीं? जब हर चीज पर, हर एक एक्शन पर वहां के लोग सवाल उठाना शुरू करेंगे तो आप अपनी मनमानी कर कैसे पाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहला उपाय है कि ग्राम सभा को मजबूत किया जाए। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज गिवन द फॉलोइंग सजेशंस फॉर इंप्रूविंग ग्राम सभा। क्या क्या सजेशन है? भारत सरकार के मंत्रालय ने सजेशन दिया है। पहली चीज, होल्डिंग ग्राम सभा मीटिंग एटलीस्ट 6 to 12 टाइम्स इन अ ईयर विथ 10% कोरम रिक्वायर्ड एंड एटलीस्ट 30% वुमेन। यानी ग्राम सभा की साल में 1-2 मीटिंग नहीं होनी चाहिए, 6 से 12 मीटिंग होनी चाहिए। यानी हर महीने पॉसिबल हो तो मीटिंग हो, या फिर जो है कम से कम हर दूसरे महीने तो मीटिंग होनी ही चाहिए। और ग्राम सभा में जितने वोटर हैं उसका 10% लोगों का कोरम होना चाहिए, और उसमें भी 30% महिलाएं होनी चाहिए। इस तरह की मीटिंग होने लगेगी, ग्राम सभा जीवंत हो जाएगी। और ये हमारा आपका कहना नहीं है, किसका कहना है? पंचायती राज मंत्रालय का कहना है। ठीक है, तो ये व्यवस्था होने की चाहिए। प्रिपेयरिंग एजेंडा फॉर अपकमिंग ग्राम सभा मीटिंग्स एंड इशूइंग फॉलो अप एक्शन। जब ग्राम सभा की मीटिंग हो तो अगली मीटिंग किस मुद्दे पे होने वाली है ये बता दिया जाए, और पिछली मीटिंग में जो फैसला हुआ था उसको लेके काम क्या किया गया था ये भी बताया जाना चाहिए। इंश्योरिंग प्रेजेंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग ग्राम सभा एट कन्वीनियंट टाइम। सभी हितधारक जितने भी गांव में अलग अलग समूह हैं सबका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना चाहिए। और दूसरी चीज, सुविधाजनक समय पर ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, लिखिए।
ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है कि मंत्रालय ने कहा है कि मीटिंग जो है 10% कोरम के साथ 6 से 12 मीटिंग होनी चाहिए साल में, और 30% महिलाएं होनी चाहिए, और जो एजेंडा डिस्कस होना है अगली मीटिंग में वो बता देना चाहिए। इसके बाद जो पिछले एजेंडे में फैसला हुआ था उस पर काम क्या क्या हुआ है, क्या कदम उठाए गए हैं, ये बता देना चाहिए। और तीसरा, सभी लोगों की अधिक से अधिक सम्मिलित करने पर जोर होना चाहिए और सुविधाजनक समय पर होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए ग्राम सभा की मीटिंग होगी रात में 2:30 बजे, ये सब नहीं। कि छुट्टी का दिन हो कि ज्यादातर लोग उपस्थित हो सकें, संडे को करिए, कोई त्योहार न हो उस दिन करिए, इन सब का ध्यान रख के ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें, प्रतीक्षा करें, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, केस स्टडी। अब जब क्वेश्चन मेंस में आता है तो कुछ कुछ उदाहरण भी देने होते हैं, तो जो उदाहरण इधर मिले हैं हमको वो मैंने इसमें जोड़ने की कोशिश की है कि एक दो चीजें बताएं ताकि आपको समझ में आए कि लिखना कैसे है। ठीक है ना। तो जैसे केस स्टडी देखिए क्या है। इन ददेरा ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश, द ग्राम सभा टुक द इनिशिएटिव टू प्लान टू डेवलप वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्या किया इस गांव के लोगों ने? जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन प्रणालियों को विकसित करने की योजना बनाने की पहल की। यह पहल किसने की? इस गांव की ग्राम सभा ने इस बात की पहल की। हुआ क्या फिर? all the villagers come together to make a plan, and these measures not only resulted in water conservation but also generated employment and a new source of revenue of the panchayat, as the soil excavated during the pond construction was sold to local contractors. इससे हुआ क्या? गांव के सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई, इससे पानी का संरक्षण भी हुआ, रोजगार भी पैदा हुआ और पंचायत के लिए राजस्व का स्रोत भी मिला। क्योंकि जहां पर तालाब खोदा गया उस तालाब में खोदने से जो मिट्टी निकली वो मिट्टी बेच भी दी गई, इससे पंचायतों को मिला। उस खुदाई करने में जो काम किए उससे रोजगार भी मिला और जल संरक्षण तो हुआ ही हुआ। ये सारा इनिशिएटिव किसने किया? ग्राम सभा ने किया और रास्ते नए खोले। Therefore, there is a need to promote active participation of villagers. अतः जरूरत है कि ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी हो किसी भी काम में। जब गांव के सभी लोग सक्रिय रूप से किसी काम में जुड़ेंगे तो वो काम सफल होगा ही होगा, और यही पंचायती राज का लक्ष्य भी है। ठीक है। और कहां का गांव है ये? अच्छा, उत्तर प्रदेश का गांव है। ठीक, यानी यूपी के लोग भी कुछ नया कर सकते हैं, ये पता चलता है। लिखिए। और ये प्रोग्राम सफल क्यों हुआ? क्योंकि गांव के सभी लोग इसमें शामिल थे, और जब गांव के सभी लोग मिलकर कोई काम करेंगे तो उसकी सफलता तो असंदिग्ध है ही। ठीक है।
ठीक है। अब अगली समस्या क्या थी? ग्राम पंचायत ग्राम सभा के बाद वित्तीय हस्तांतरण की समस्या थी, यही चुनौती थी ना। इसको क्या कर सकते हैं, लिखिए, फॉर फाइनेंशियल ट्रांसफर्स P. Venugopal committee suggested that the finance release should be monitored by the Ministry of Panchayati Raj. पहला सजेशन वेणुगोपाल समिति ने दिया कि जो भी वित्त पंचायत को दिया जाएगा उसकी निगरानी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, द ई ग्राम स्वराज पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट टू ट्रैक फंड ट्रांसफर एंड एलोकेशन विच इज वेलकम स्टेप। सरकार ने क्या बनाया है? एक ऐप बनाया है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। यही पोर्टल जो है, जो भी पैसा पंचायतों को दिया गया है उस पे क्या क्या काम किया जा रहा है, इस पे निगरानी रखता है, जो कि एक अच्छा कदम है। दूसरी योजना एक सरकार की चल रही है, स्वामित्व योजना, नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्या किया जा रहा है इसमें? गांव के लोगों की जो संपत्तियां हैं जिसका कागज पत्तर नहीं है, होता क्या है, एक मिनट रुकिए। गांव में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है जमीन की। एक होता है एग्रीकल्चरल लैंड या खेत, ये किसके नाम से है, किसकी कितनी बाउंड्री है, खसरा खतौनी सब कुछ फिक्स होता है। ये जो है सरकार के राजस्व स्रोत में इसका विवरण होता है कि कौन सा खेत किसका है, किसके नाम से है। जहां पर लोग अपना घर बना के रहते हैं, जिसको आबादी क्षेत्र बोलते हैं, इसका कोई कागज नहीं होता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब व्यवस्था होती है कि ये इनका इतना है, ये इनका इतना है। सरकार ये स्वामित्व योजना लाई है कि जो गांव में भी घर हैं, जैसे शहर में जिसका घर है उसका प्लाट रजिस्टर्ड होता है, उसकी मालिकियत जो है फिक्स होती है कि इतना जमीन जो है इस आदमी की है, ये वाला प्लाट इनका है। ये व्यवस्था गांव में, जहां पर गांव के लोग रहते हैं, जहां पे आबादी होती है, वहां पे ये नहीं होता है कागज इसका। तो ये स्वामित्व योजना इसीलिए चालू की गई है कि उस जो ग्रामीण आबादी का क्षेत्र है, लोगों का घर है, उसके लिए भी उनको पेपर दिया जाए कि आपका घर इतनी जमीन में बना हुआ है, इस वैल्यू की जमीन है। और ये स्वामित्व योजना भी जो है पंचायतों को ही देना चाहिए। एक बार जब स्वामित्व डिसाइड हो जाएगा किसका घर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, जैसे शहरों में किसी का घर छोटा है तो हाउस टैक्स कम होता है, किसी का घर बड़ा है, जितनी बड़ी सड़क पर है, कितनी चौड़ी सड़क पे है, कितना बड़ा घर है, उस हिसाब से हाउस टैक्स डिसाइड होता है। तो जब एक बार डिसाइड हो जाएगा कि इस घर की वैल्यू क्या है गांव में, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है बाद में पंचायतें लगा सकेंगी। तो इस पे भी काम किया जा रहा है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। वित्त की समस्या है गांव में, यही चुनौती है। उसके लिए पहला काम क्या बताया गया कि मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, जो भी पैसा सरकार से जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल बनाया गया है। ठीक है। दूसरा, स्वामित्व योजना चालू की जा रही है ताकि प्रॉपर्टी के पेपर लोगों को दिए जाएं, रजिस्टर्ड हो। जब प्रॉपर्टी का पेपर दे दिया जाएगा तभी तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात होगी। अब वो स्वाभाविक रूप से ग्राम पंचायतें ही उसको करेंगी, अगर संपत्ति कर गांव में लगा तब। ठीक है। हाउस टैक्स अगर गांव में लगेगा तो हाउस टैक्स कौन वसूल करेगा? पंचायतें ही वसूल करेंगी। तो ये भी एक अतिरिक्त स्रोत हो सकता है। ठीक है। अब वित्त को सुदृढ़ करने के लिए उदाहरण,
Budhanur, a village in Kerala, which is focusing on revenue through its own sources. एक गांव है बुधनूर। इस गांव लोगों ने सोचा कि हम अपना राजस्व खुद कैसे बढ़ाएं। इसके लिए क्या किया? It constituted a standing committee on finance and listed all persons eligible to pay taxes and advised non-payer to pay taxes. इसने एक अस्थाई समिति का गठन किया और करों का भुगतान करने के पात्र सभी व्यक्तियों की सूची बनाई तथा कर भुगतान न करने वालों को ऐसा करने की सलाह दी। इसके अलावा क्या किया? एज वेल एज अपॉइंटेड वॉलेंटियर्स फॉर डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। स्वयं सेवकों की नियुक्ति गांव के लोगों ने अपने में से ही की और उनको कहा गया कि आप लोग घर घर जाकर जो है टैक्स कलेक्शन का काम करिए। ये जब किया जाएगा तो इससे क्या होगा? पंचायतों के अपने सोर्स पैदा होंगे वित्त के, और जैसे ही अपने सोर्स पैदा होंगे पंचायतें अपने पैरों पे खड़ी होने लगेंगी। अगर जो काम बुधनूर केरल में हो रहा है ये और जगह भी किया जा सकता है। ठीक है, लिखिए। ठीक है, विकेंद्रीकृत योजना। अब 73rd अमेंडमेंट को याद करिए। उसमें गांव की पंचायतों को किस चीज में सक्षम बनाना है कि वो अपनी योजना खुद बना सके और उसको इंप्लीमेंट भी कर सके। ये विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से आएगा। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हैज बीन इंप्लीमेंटेड टू डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एट द कम्युनिटी लेवल। ये जो प्लान है वो किस लिए बनाया गया है? जीपीडीपी की ग्राम पंचायतें जो है अपनी योजनाएं खुद बनाने में सक्षम हो सके। इट शुड बी इंप्लीमेंटेड efficiently as it will engage the community to participate in planning and decision making and ensure efficacy in public service delivery and inclusive growth. इससे क्या होगा? अगर ये योजना जो बनाई गई है ग्राम पंचायत विकास योजना, ये बेहतर ढंग से लागू होगी तो लोगों को प्लानिंग की प्रोसेस में सीधे डायरेक्ट जोड़ पाएगी। तो अभी ये नई योजना है, इसको अच्छे से लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि हमारी पंचायतें सक्षम बन सकें अपनी योजना खुद बनाने के लिए। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है,
इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ये योजना है ग्राम पंचायत विकास योजना, अगर ये बेहतर ढंग से लागू होगी तो हमारी ग्राम पंचायतें सक्षम हो जाएंगी अपनी योजना खुद बनाने में। ठीक है, उदाहरण, Ibrahimpur village in Telangana was a village with poor infrastructure and under development. तेलंगाना के इब्राहिमपुर गांव बुनियादी ढांचे, खराब बुनियादी ढांचे और अल्प विकास वाला गांव था। किया क्या इन लोगों ने? विथ कम्युनिटी लेवल प्लानिंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन सेल्फ ग्रुप्स, यूथ एंड एक्टिव ग्राम सभाज, it has come together for sustainable development with innovations like anytime water machine, ban on single use plastic, 3 kilowatt solar power system for home use, turned into a model village. Other panchayats can also try to make effective use of resources by following model. इन लोगों ने किया क्या? खुद से अपने विकास का प्रयास किया। और किस क्षेत्र में किया? इन लोगों ने किसको किसको जोड़ा? महिला स्वयं सहायता समूह को, युवाओं को, सक्रिय ग्राम सभाओं और सामुदायिक स्तर की योजना और भागीदारी से एनी टाइम वाटर मशीन बनाई सबके लिए। ठीक है, एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गांव में, घरों में उपयोग के लिए 3 किलोवाट की सौर ऊर्जा प्रणाली जैसे नवाचार किए। इससे ये गांव किस में बदल गया? एक आदर्श गांव में बदल गया। ये क्या बाकी ग्राम पंचायतें नहीं कर सकती हैं? कर सकती है ना? तो इस दिशा में भी काम करने की कोशिश है। केवल किसी के ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म करना है, यही पंचायती राज में सुधार का तरीका है कि लोगों के अंदर इतना उत्साह हो कि वो मिलजुल कर काम करने के लिए आगे आए, अपनी समस्याओं को खुद दूर करने की कोशिश करें। ठीक है, और इसका उदाहरण है इब्राहिमपुर गांव। ठीक है, चले। चलिए अब अगली समस्या पे चलते हैं। अगला काम क्या किया जा सकता है? लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण। एसडीजीज जानते हैं आप लोग क्या है ये? बताइए। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूएनडीपी, अच्छा अच्छा, ठीक। क्या किया है इन लोगों ने?
2030 तक का। और किसी को कुछ नहीं पता है? तो रुकिए, शार्ट में सुन लीजिए। एसडीजीज, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 2030 तक अचीव करने वाले 17 टारगेट डिसाइड किए, जिनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो दुनिया के सभी देशों को जिसको प्राप्त करना है। ये कितने हैं? 17 हैं। तो ये अलग क्लास की मांग करता है इसको डिटेल में पढ़ने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने भी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का बीड़ा उठाया है। उसने भी इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है कि हम भी 2030 तक इन 17 के 17 गोल को अचीव करेंगे और इस काम में आगे बढ़ेंगे। भारत का जो नीति आयोग है वो ही जो है इसकी नोडल एजेंसी है कि सारे राज्य जो है इस पे अच्छे से काम करें, सरकार के हर डिपार्टमेंट हर स्तर पे कहीं भी कमी ना आए, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए वो देने की जिम्मेदारी किसने ली है? नीति आयोग ने ली है। कैसे इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, इसके लिए प्लानिंग बनाना, एजेंडा सेट करना और काम करना, ये सब जिम्मेदारी नीति आयोग की है। अब पंचायती राज में जो सुधार होने हैं, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स डिसाइड हो चुके हैं, तो इन गोल्स को अचीव करने की जिम्मेदारी भी पंचायतों को दी जा सकती है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम टू एलिमिनेट पॉवर्टी, हंगर, जेंडर इनइक्वालिटीज, प्रोवाइड गुड हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ईटीसी। पंचायत कैन बी इंपॉर्टेंट अचीविंग दिस गोल। पंचायत जो है हमारे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सबसे बड़ा रोल अदा कर सकती है, क्योंकि मोर देन 60% पॉपुलेशन तो अभी भी जो है गांव में रहती है। तो अगर गांव की हालत सुधरेगी तभी तो ये गोल पावर्ड, गरीबी है, भूख है, जो लैंगिक असमानता है, सब चीजें गांव में भी कम होनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी भी गांव पर दी जा सकती है। ठीक है, अगली चीज है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन। Women representatives should be trained with the help of government leadership, training institutes, civil society organization, etc., and made aware of their political rights. This can help solving the problem of pseudo सरपंच। जो भी महिला प्रतिनिधि चुने जाएं उनको अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और ये प्रशिक्षण संस्थागत रूप से दिया जाना चाहिए कि वहां पर उनके पति जाके जो है प्रशिक्षण न प्राप्त करें। प्रशिक्षित होगी महिला तो काम भी करेगी वही, क्योंकि काम कैसे करना है ये उसी को आएगा जो ट्रेंड होगा। तो अगर ट्रेनिंग अच्छे से कर दी जाए तो प्रधानपति या प्रॉक्सी सरपंच की जो समस्या है वो खत्म की जा सकती है। ठीक है, तो वुमेन इंपावरमेंट पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा इनकरेजिंग पंचायत, ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि पंचायतों को प्रोत्साहन भी मिले। जो पंचायतें अच्छा काम करें उनको इनकरेजमेंट भी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है ना। अगला, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी।
सुधार में हमेशा ये चीज तो रहेगी ही कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, किसी भी संस्था के बारे में जब आप लोग लिखेंगे तो उस संस्था में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के तत्व होने ही चाहिए। ठीक है, वही चीज, पंचायत प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज एजेंट्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। दीज आर द फाइनल कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ ऑल स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। फाइनल कन्वर्जेंस पॉइंट है ये। मतलब क्या है कि पंचायत ही परिवर्तन का एजेंट बनती हैं। पंचायत ही वो पॉइंट है जहां पर सरकारी योजनाएं एक्चुअल में कन्वर्ट होती हैं दिखाई देने के रूप में, आम जनता के पास पहुंचती हैं योजनाएं वहीं से। इसीलिए इनको अकाउंटेबल भी होना चाहिए। ठीक है, therefore with the structural changes in rural areas, the rising aspirations of people, there is a need to readjust the panchayats so that India is able to achieve national and global goals with the true spirit of local to global transition। अब देखिए, गांवों में भी लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं, वहां भी सुविधाओं की मांग हो रही है, और ऐसी सिचुएशन में पंचायतों को फिर से बहुत सक्रिय होना पड़ेगा। तभी भारत स्थानीय से वैश्विक संक्रमण की सच्ची भावना के साथ देश और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, लिख लिया सबने? अब हमारे ख्याल से आप लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी पढ़ लिया आप लोगों ने, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में आएगा तो उस पर भी कुछ लिख लेंगे, क्या क्या समस्याएं चल रही हैं ये समस्याएं भी हल कर लेंगे, और उसके समाधान क्या हैं ये भी बता पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? कुछ और भी पढ़ा है ग्रामीण स्वशासन के बाद? 73rd अमेंडमेंट था ना, 74th टाइप का भी कुछ है, वो भी पढ़ा है क्या? उसमें भी कुछ समस्या होगी, कुछ इंपॉर्टेंस उसका भी होगा, उसको भी तो हल करना है। तो आइए फिर लग के जो है शहरी समस्याओं को भी हल कर डालते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, शहरी शासन, मुद्दे, चुनौतियां और समाधान। कि शहरों में क्या दिक्कत है इसको भी जानते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है शहरी शासन का? अर्बनाइजेशन हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन इंडिया। ये चीज तो फिक्स है ना कि शहरीकरण बढ़ रहा है लगातार, शहर बड़े होते जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। With large number of people moving to cities and towns in search of better opportunities and higher quality of life। अब गांव की अपेक्षा बेहतर सुविधाओं और अच्छे गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए शहरों या कस्बों में बसने की प्रवृत्ति आ गई है लोगों में, यानी शहरीकरण भारत में बढ़ रहा है। SDG goal 11 aims at cities and to make human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable। जो SDGs की बात हम लोग कर रहे थे उसमें 11वें नंबर का क्या उद्देश्य है? शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। ये SDG 11 है। अब अगर शहरी बस्तियों को सुरक्षित बनाना है, टिकाऊ बनाना है, समावेशी बनाना है, तो शहरी प्रशासन को तो बेहतर होना ही पड़ेगा।
It calls for making cities well planned, affordable and accessible, and making basic services affordable, housing and transport systems sustainable, safe and reliable. तो जरूरत किस चीज की होगी? शहरों का सुनियोजित, सस्ता और सुलभ बनाने, बुनियादी सेवाओं, किफायती आवास और परिवहन प्रणाली को धारणीय, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने का आह्वान करता है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ये लक्ष्य पूरा ही नहीं होगा। एसडीजी 11 यानी घर जो है सस्ता भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, आने जाने के साधन बेहतर होने चाहिए, ये सारी सुविधाएं देनी है। ठीक है। अर्बन गवर्नेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द एसडीजीज। अब 11 में शहरों के बारे में ही बात की जा रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो शहरी शासन को बेहतर बनना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, फटाफट लिखिए। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस जो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है? पहला इंपॉर्टेंस है कि एसडीजी 11 को प्राप्त करने में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, आप लोग चाहें जो अब बताया जा रहा है इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये भी लिखें, केवल हेडिंग से भी काम हो जाएगा, समझ तो जाएंगे ही आप लोग। जैसे इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि नहीं, जीवन की गुणवत्ता के सुधार। अब जीवन की गुणवत्ता में सुधार कैसे होगा? जब सबके पास घर होगा, सबके पास पानी की व्यवस्था होगी, सबके लिए सड़क होगी, कहीं आने जाने की सुविधा होगी, ये सब शहरी शासन पे ही तो निर्भर है। तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार, ये पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा, प्रमोटिंग इंक्लूसिवली, मतलब कि सबका जो है समावेशन। ऐसा ना हो कि कोई मोहल्ला जो है बहुत सुविधाओं संपन्न है, दूसरा मोहल्ला है वहां पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहां पे सड़कें ही नहीं है, वहां पे नाली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, जब बारिश हो रही है तो वहां पानी लग जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अमीर गरीब जो भी लोग हैं सबके लिए एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, यानी सभी समूहों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना बुनियादी सेवाओं और अवसर पहुंचाने की अनुमति हो। अगर शहरी प्रशासन बेहतर होगा तभी ये व्यवस्था हो सकती है कि नहीं? ये दो चीजें लिखिए, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, इसके लिए इसका महत्व है, समावेशिता को बढ़ावा देने में इसका महत्व है। तीसरी चीज पे आइए, अगली चीज क्या है इंपॉर्टेंस? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ सिटीज लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विच इज इसेंशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हमारे शहर बेहतर होंगे, वहां रहन सहन की व्यवस्था बेहतर होगी, तो ये आर्थिक विकास में भी मदद करेगी। कैसे? अ वेल प्लान्ड सिटी अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट, promotes entrepreneurship and innovation and provides a platform for economic growth। कोई भी आदमी अगर कोई काम नया करना चाहता है तो किस जगह पे करना चाहेगा? जहां पे सुविधाएं अच्छी होंगी, जहां पता होगा कि बिजली भी बहुत बढ़िया मिलती है, यहाँ के लोग बड़े सुख से रहते हैं, यहाँ के लोगों की इनकम भी अच्छी है, वहीं पर तो उसका भी बिजनेस चलेगा। तो जहां पर शहरी शासन बेहतर होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा।
अगर हमारे शहर जो है प्रॉब्लम से घिरे रहेंगे, वहां रहना बहुत कठिन होगा, तो वहां पर नए लोग आना नहीं चाहेंगे, कोई नया काम करना नहीं चाहेंगे। तो शहरी विकास जो है सीधे सीधे हमारे आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है, नए इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। अब अगर शहरों को ज्यादा, शहरी जो संस्थाएं हैं उनको ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर दी जाएगी, तभी तो विकेंद्रीकृत विकास होगा। तो अगली चीज है डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। इनको इस लायक बनाना है कि वो लोग बेहतर ढंग से जो है प्लानिंग कर सकें अपने शहर की। ठीक है, पर्यावरण स्थिरता, environmental sustainability, better governance of cities ensure that the environment is protected and promotes sustainable development. Effective governance helps to use resources efficiently, reduce waste and pollution and promote environmentally friendly policies and practices. अगर हमारा शहरी प्रशासन बेहतर होगा तो यहाँ पर जैसे गंदगी साफ सफाई होगी, यहाँ पर जो भी वेस्ट निकलता है, कूड़ा निकलता है, वो बेहतर ढंग से उठाया जाएगा, तो हमारे पर्यावरण के हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। अगर हमारा शहरी प्रशासन बेहतर होगा तब जो है धीरे धीरे लोगों के घरों पे जो है सोलर प्लांट लगे होंगे बिजली के लिए, तो हम पर्यावरण हेल्पफुल रहेंगे, हम बिजली का कंजम्पशन कम करेंगे। ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? हमारे शहरी प्रशासन से। अगर शहरों में बिजली की व्यवस्था निर्बाध होगी तो जनरेटर नहीं चलेंगे, जनरेटर नहीं चलेंगे तो धुआं नहीं निकलेगा। तो पर्यावरण से भी शहरी विकास जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब शहरों में अगर जो शहरी संस्थाएं हैं, नगर निगम है, उनको अच्छा पैसा मिलेगा, उनको काम करने की अच्छी स्वतंत्रता मिलेगी, तो किसी शहर की सड़कें कैसी होंगी? बिल्कुल चाक चौबंद और बेहतर होंगी, होंगी कि नहीं? वहां पर लाइट की व्यवस्था, ये सारी चीजें अच्छी होंगी, वहां पर नाली बनेगी, वहां पर बिजली की व्यवस्था सही होगी, हर एक चीज जो है बेहतर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये भी जो है आधारभूत संरचना का विकास तेजी से होगा। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, वो तो होगा ही। अगर हमारे आपके चुने हुए पार्षद ही हमारे शहर के लिए सारे फैसले करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा ना। हम अपनी इच्छा से जहां जरूरी होगा, जनता बताएगी कि यहां पर पहले सड़क बननी चाहिए, तो वहां पे पहले सड़क बनेगी। ऊपर से हमारे ऊपर योजनाएं नहीं थोपी जाएंगी, हम अपने हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, अब आइए असली चीज पर कि समस्याएं क्या हैं। प्रश्न इसी को लेकर पूछा जाता है कि अभी शहरी शासन को लेकर समस्या क्या क्या है। पहली समस्या है क्रिएशन ऑफ पैरा स्टेटल एजेंसीज। पैरा स्टेटल एजेंसीज का निर्माण। पैरा स्टेटल एजेंसीज क्या होती हैं? जैसे शहर में सामान्यतः यह माना जाता है कि हमारा नगर निगम या नगर पंचायत होगी, नगर पालिका होगी, यही सारा काम करेगी। इसके साथ ही साथ आप लोग देखते होंगे विकास प्राधिकरण भी बन जाता है। जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए है, लखनऊ नगर निगम भी है। इसके अलावा जलकल विभाग का भी अपना काम चल रहा है, वो भी कोई संस्था बना देगी कि पानी की सप्लाई ये देखेंगे, सड़क बनाने का काम ये करेंगे, नगर निगम के ये हाउस टैक्स करेगी, ये काम नगर निगम करेगा, बाकी बहुत से घर बनवाए उसका नक्शा पास करने का काम एलडीए करेगी, नई कॉलोनी डेवलप करने का काम जो है विकास प्राधिकरण करेगा। यानी कि एक ही शहर में कई जो है सरकारी संस्थाएं एक साथ काम करती हैं और उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। आप लोगों ने कई बार कई जगह देखा होगा कि बहुत सालों से कोई सड़क नहीं बनी है, जैसे ही वो सड़क बन के तैयार होती है कोई दूसरे डिपार्टमेंट वाला आता है, उस सड़क को खोदना शुरू कर देता है कि अरे अभी केबल डालना तो बाकी ही है। होता है कि नहीं होता है? ये कोऑर्डिनेशन की तो कमी है। अगर केबल डालनी ही थी तो सड़क बनने से पहले डल गई होती, होता ना। लेकिन नहीं, आपस में बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसको पूरा लिखिए। पैरा-स्टेटल एजेंसीज सच एज अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस are answerable only to state governments and not to the local governments. This further weakens the power and independence of ULBs in local governance. अब एक ही नगर निगम क्षेत्र में
जो विकास प्राधिकरण है वो डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री आवास उससे या मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, वो हमारे नगर निगम से कोई चर्चा करेगा ही नहीं, अपनी इच्छा से वो योजनाएं बनाएगा और उसको इंप्लीमेंट कर देगा। नगर निगम को पता ही नहीं होगा कि कहां पर जो है एलडीए क्या करने वाली है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। इससे जो है लोकल जो अर्बन बॉडीज हैं इनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है, उनके अधिकार जो है खतरे में पड़ते हैं और वो मजबूत होने की जगह कमजोर होती जाती है। यानी एक ही शहर में कई तरह की सरकारी एजेंसियों का सक्रिय होना, ये सबसे बड़ी कमी है शहरी व्यवस्था में। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, poor coordination between the center, state and various departments at the local level leads to poor implementation of urban policies. This inability to coordinate leads to administrative inefficiency and poor urban governance. वही बात जो हमने बताई, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है लगे हुए हैं विकास करने में अपने अपने हिसाब से। किसी को नाली बनानी है तो वो नाली बनाने में लगा हुआ है, किसी को सड़क बनानी है, किसी को सड़क खोद के सड़क के बीच में केबल डालनी है। सब लोग आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब सड़क बन जाती है तो उसको खोद के केबल डालना शुरू कर देते हैं। अब वो सड़क अगले 5 साल तक टूटी ही रहेगी। अगर कोऑर्डिनेशन होता तो पहले केबल पड़ती फिर सड़क बनती, पहले नाली बन जाती उसके बाद फिर सड़क का निर्माण कार्य होता। तो कोऑर्डिनेशन की कमी जो है सबसे बड़ी समस्या है हमारे शहरों की। लिख लीजिए। ठीक है, देखिए जब शहरी शासन से संबंधित समस्याओं की बात आएगी, इन समस्याओं में सबसे इंपॉर्टेंट समस्या यही है और इसको आप लोग प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। अगर लखनऊ का ही उदाहरण ले तो लखनऊ में नगर निगम भी है, लखनऊ विकास प्राधिकरण भी है, एलडीए जिसको बोलते हैं, आवास विकास परिषद भी काम करती है। अब नगर निगम के काम अलग अलग हैं, यहाँ का विकास करना शहर का उसका भी काम है, नगर निगम भी सड़क बनवाता है, नगर निगम भी बहुत सारे काम करता है और साथ ही साथ लखनऊ के विकास की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण पे भी है। लखनऊ में कॉलोनी डेवलप करने का काम आवास विकास परिषद भी करती है और आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण दोनों डायरेक्ट जो है मिनिस्ट्री से अटैच होते हैं, उनको नगर निगम से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर नगर निगम में कोई प्लानिंग करके कहीं पे कोई काम कर रहा है तब तक विकास प्राधिकरण आ जाए, कहेगा कि अब हम यहाँ पे ये नहीं, हम तो ये काम करेंगे यहीं पर। नगर निगम में अपनी सड़क बना दी, सब कुछ एकदम फिट कर दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं है, तो विकास प्राधिकरण आ जाएगा कि अब हम विकास करने जा रहे हैं। और ये विकास कैसे होगा? सबसे पहले हम सड़क को खोद देंगे, उसके बाद फिर विकास का काम शुरू करेंगे कि यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए, इसको चौड़ा करेंगे तो पतला करेंगे, ये सारे काम वो शुरू कर देंगे। अगर कोऑर्डिनेशन होता तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। तो कई सारे संस्थान का होना और आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी, ये सबसे बड़ी समस्या है, जिससे धन का नुकसान होता है, रिसोर्सेज का नुकसान होता है, हर एक चीज का नुकसान होता है। और शहरी
मतलब जो आम जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त होता है। ठीक है, बाकी जो समस्याएं हैं वो सब आप लोग जानते हैं, केवल याद करने के लिए आप लोग लिख लीजिए, सेम वही सब चीजें हैं। ये नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये हो जाएगा 3। लिखिए, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, वित्त की कमी, शॉर्ट कमिंग ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशंस, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोगों की कमियां, ट्रांसफर ऑफ पावर्स, वही जो पंचायतों में हम बताए थे ना कि जितने अधिकार देने हैं उतने ट्रांसफर ही नहीं किए गए हैं। इररेगुलर इलेक्शन, इलेक्शन समय से नहीं होते हैं, इररेगुलर इलेक्शन, पुअर गवर्नेंस, खराब शासन, लैक ऑफ मैनेजमेंट कैपेसिटी, प्रबंधन क्षमता का अभाव, करप्शन, भ्रष्टाचार, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूएलबीज यानी अर्बन लोकल बॉडीज का राजनीतिकरण, लो लेवल ऑफ पीपुल्स पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी में कमी, टाइट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, लेस इनकरेजमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कोई बहुत प्रोत्साहित नहीं करती है, इनइफेक्टिव लीडरशिप, लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम, लैक ऑफ प्रॉपर अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी, एक सामूहिक पॉलिसी भी नहीं है शहरी विकास के लिए। फटाफट लिखिए। हो गया? अब हम लोगों ने देख लिया कि समस्याएं क्या हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इन समस्याओं को हल करेंगे। लिखिए, समाधान और आगे की राह। क्या क्या समाधान हो सकते हैं? फटाफट। रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस, पहला शासन में सुधार। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट चेंज, परिवर्तन लाने के लिए शासन में सुधार की जरूरत है। The government should consider adopting a common classification of urban bodies across the country to aid the planning process and allocation of fund. पूरे देश के लिए एक जैसी योजना बनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि शहरी स्तर पर जो विकास के काम होते हैं वो जरूरतें लगभग एक जैसी ही होती हैं। दक्षिण भारत का कोई शहर होगा, वहां भी उसी तरह की समस्या आएंगी जैसी उत्तर या पश्चिम भारत के शहरों में आएंगी। गांवों की समस्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन शहरों की समस्या में कॉमननेस ज्यादा होती है, एक जैसी प्रॉब्लम्स उसमें ज्यादा होती हैं। तो इसके लिए सरकार को एक निश्चित जो है प्लानिंग बनाने की जरूरत है, एक जैसी प्लानिंग। एरियाज विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख शुड बी डिफाइंड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी क्षेत्रों को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित करना चाहिए, जहां भी 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। द नीति आयोग रिपोर्ट सजेस्टेड सेवरल स्टेप्स टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन नेशनल प्लानिंग। नीति आयोग का यह कहना है कि शहरी विकास में भी प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा ध्यान मतलब इंक्लूड करने की जरूरत है, कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी जो है शहरी विकास के कामों में पार्टिसिपेट करे। These include a panel of private sector consultants,
appropriate procurement of technical consultancy services, and public sector project structuring and management capabilities. प्राइवेट सेक्टर से हमको लेना क्या है? निजी क्षेत्र के परामर्शदाताओं का पैनल बनना चाहिए, तकनीकी परामर्श सेवाओं की उचित खरीद होनी चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के और संरचना और क्षमता में, प्रबंधकीय क्षमता में सुधार होना चाहिए। और किसको जोड़ के? निजी क्षेत्रों के लोगों को जोड़कर जो है सुधार करने की जरूरत है, और पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म योजना बनाने की जरूरत है। लिख लिया? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। अगली चीज जो चाहिए वो चाहिए समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच। To develop sustainable cities or metropolitan areas, it is necessary to integrate various urban development and related programs at the local, state and national levels. यानी केंद्र सरकार जो योजना बना रही है, राज्य सरकार जो योजना बना रही है, हमारा नगर निगम जो योजना बना रहा है, इनमें जो है सबको लेकर एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम अपने शहरों को ले कहां जाना चाहते हैं। ये नहीं कि केंद्र सरकार की योजना किसी दूसरी दिशा में चल रही है, राज्य सरकार की किसी दूसरी दिशा में चल रही है, और हमारा नगर निगम कुछ दूसरे ही सपने देख रहा है। तीनों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और शहरों का विकास करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। नेशनल लेवल पर भी होना चाहिए और उसका इंप्लीमेंटेशन भी नीचे के लेवल पे ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है? अर्बन इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रेंथेंड एंड रोल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइंड। शहरी संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए और विभिन्न संगठनों की भूमिकाओं स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए कि नगर निगम कौन सा काम करेगा, आवास विकास परिषद कौन सा काम करेगी, और एलडीए या जो विकास प्राधिकरण है वो कौन सा काम करेंगे। सबकी सीमा बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए कि इस काम में हस्तक्षेप जो है प्राधिकरण नहीं करेंगे, उस काम में हस्तक्षेप कारपोरेशन या नगर निगम नहीं करेगा। ठीक है? तो ये डिवीजन होना चाहिए और केंद्र, राज्य और लोकल स्तर पे एक होलिस्टिक अप्रोच से सोचने की जरूरत है कि हमारे शहरों का विकास कैसे हो। ठीक है? फटाफट लिखिए।
ठीक है, आगे चलें, अगली चीज देखें। अगली चीज है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होना चाहिए? फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स द गवर्नमेंट शुड कोऑर्डिनेट एट डिफरेंट लेवल्स। केवल सबसे भारी समस्या क्या है? अभी तक जो समस्याएं देखी और समाधान देखी, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो शहरों के लिए पैसे की कमी भी नहीं है। हर सरकार के पास पर्याप्त पैसा है, पैसा भी आता है, और हमारे जो अर्बन बॉडीज हैं वो टैक्स कलेक्शन भी अच्छा करती हैं। समस्या सबसे बड़ी है कि अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, अलग अलग संस्थान बने हुए हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो सरकार को इस बारे में प्लान्ड वे में सोचना चाहिए कि अलग अलग संस्थाओं में समन्वय कैसे बनेगा। एक ही काम को कर रहे हैं 4 लोग, तो चारों लोग उस काम का कौन कौन सा हिस्सा बेहतर कर सकते हैं, वो काम उसको अलॉट होना चाहिए। और काम किसका है उसको बिल्कुल ही क्लियरली डिसाइड हो जाना चाहिए कि ये काम इनको करना है, ये काम इनको करना है, ये काम इनको करना है। ठीक है। Urban local bodies should give priority in development programs and take into account the views of all stakeholders while developing any major project. अगर किसी शहर के लिए कोई प्लान बनाया जा रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? वहां की जनता द्वारा चुनी हुई संस्था को, यानी नगर निगम या नगर पालिका परिषद, इनको सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका भी हित उस प्लान से जुड़ा हुआ है, सबके विचारों को शामिल करके कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तब जाके जो है बेहतर प्लान बनेगा और बेहतर ढंग से जो है कोई भी विकास का काम हो पाएगा। उदाहरण में क्या है, कर्नाटक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कर्नाटक में स्मार्ट सिटीज मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत और प्रभावी संस्थागत समर्थन तंत्र को अपनाया है। कर्नाटक में स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, शहर में, पूरे देश में स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, एक कारपोरेशन बनाया है, कर्नाटक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या करती है, सारे ही जितने भी शहरी संस्थान है सबके लिए एक एकीकृत योजना बनाती है और सभी स्मार्ट सिटी को एक ही ट्रैक पर जो है डेवलप करने की कोशिश करती है। ऐसा ही हर राज्य में करने की जरूरत है। लिखिए तुरंत। ठीक है, चलिए। सेकेंड जनरेशन अर्बन रिफॉर्म्स, द्वितीय पीढ़ी के शहरी सुधार। सेकेंड जनरेशन अर्बन रिफॉर्म शुड फोकस ऑन डीरेगुलेशन, innovative financing and public private partnership and climate change initiatives। जब हम दूसरी पीढ़ी के शहरी सुधारों के बारे में बात करें तो किन चीजों का ध्यान रखेंगे? अभिनव वित्त पोषण, सार्वजनिक निजी भागीदारी और जलवायु परिवर्तन की पहल, यानी कि धन जो है कैसे आएगा इसके लिए नए व्यवस्था करें, नए तरह की चीजों को उसमें जोड़ें, निजी क्षेत्र की भागीदारी करें। केवल सरकार ही की जिम्मेदारी न हो शहरों का डेवलपमेंट करना, प्राइवेट पार्टनर्स को भी जोड़कर शहरों के डेवलपमेंट में लगाएं। और हमेशा ही पर्यावरण का ध्यान रखें कि जलवायु पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। कोई भी शहरी विकास करते समय पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था करने की कोशिश करें। तो दूसरी पीढ़ी के जो सुधार होंगे वो निजी क्षेत्र की भागीदारी, नए वित्तीय स्रोतों की खोज और पर्यावरण अनुकूल जो है स्ट्रेटजी से किए जाएंगे। ठीक है।
This will ensure that cities are developed in a sustainable and responsible manner, taking into account the long-term impacts of development on the environment. पर्यावरण को बिल्कुल ध्यान में रखकर ही हमको आगे की योजनाएं बनाने की जरूरत है। जैसे कई शहरों में नदियों के किनारे बांध बनाकर और रहने लायक बनाया जाता है कि बाढ़ का पानी न आए, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जहां पर हम उस बांध को बना रहे हैं, जल के प्रवाह को रोक रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में किसी बड़ी घटना को, दुर्घटना के लिए हम जन्म दे रहे हैं। यानी पर्यावरण के साथ जबरदस्ती न करना। अगर जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं तो उसको बेहतर ढंग से आधुनिक टेक्निक की बनाना, ताकि जब ट्रीट होके जो है पानी जाए तो उसमें से हानिकारक चीजें निकल जाएं, तब वो जो है नदी के अंदर जाए। और शहरों की प्लानिंग करते समय ही इन सब चीजों का ध्यान रखकर ही काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में हमको निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेना है, वित्त पोषण के नए रास्ते निकालने हैं और क्लाइमेट पे ध्यान करके ही जो है कोई प्लानिंग बनानी है। ठीक है, लिखिए। हो गया, थोड़ी प्रतीक्षा करनी है। ठीक है, बाकी चीजें ये हैं, लिखिए। मोर ऑटोनॉमी, अधिक स्वायत्तता। स्ट्रेंथनिंग अर्बन इंस्टीट्यूशन, शहरी संस्थानों को मजबूत बनाना। परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर ऑफ फंड्स, निष्पादन आधारित निधियों का अंतरण। रेगुलर इलेक्शंस, नियमित चुनाव। प्रोमोटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्रोमोटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण। ये और मुद्दे हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। लिख लिया? हो गया? अब जो है सबसे अच्छी स्लाइड। ठीक है, तो अब जो है हम लोगों ने पढ़ा 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, कि इसके प्रावधान क्या हैं। इसको लागू हुए लगभग 30 साल बीतने को आ गया। तो कौन कौन, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सी समस्याएं हम फेस कर रहे हैं और आगे जो है उसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो प्रावधान है संविधान में, जो प्रावधान दिए गए हैं वो मेनली जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो समस्याएं हैं, समस्याओं का कारण है, उसका हल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो दोनों को ही एक साथ तैयार करना है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ और कल जो है हम लोग किसी नए चैप्टर के साथ अपनी क्लास शुरू करेंगे।